कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत हार ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों क्लास 12 के अकाउंट्स के स्टूडेंट्स का डिमांड पर जो है अकाउंटेंसी का टॉप मोस्ट 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि ऑल इन वन वाली सीरीज रहने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो जैक की तरफ से रिपीट होते रहे वो सारे क्वेश्चंस में डाला गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने को आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे, तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से समझते चलिएगा। अगर बारीकी से समझ के जाइएगा तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा गया देख सकते हैं। पुस्त पालन एवं लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो 1494 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये किसके द्वारा ये बुक लिखा गया था और बुक का नाम क्या है नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जिसे फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? लेखांकन की भाषा है द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज बोला है, तो यहां पे मनी करेक्ट होगा, मुद्रा करेक्ट होगा। ठीक है, यहां खाली लिखा हुआ है क्या? खाली लेखांकन की भाषा बोला है तो इसलिए मुद्रा होगा। लेकिन याद रखिएगा अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ पूछता तो हम बिजनेस टिक करते हैं। यहां द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज पूछा है तो मनी करेक्ट होगा। दोनों में अंतर है, इस चीज को याद रखिएगा, फंसाने के लिए दिया गया क्वेश्चन। आगे देखिए क्या लिखा है, लेखांकन है अकाउंटिंग इज, तो हमने शुरू में बताया था लेखांकन आर्ट और साइंस, ठीक है, कला और विज्ञान दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 में क्या बोला गया है? निम्न में से कौन सी मूलभूत लेखांकन की अवधारणा नहीं है? तो लेखांकन की अवधारणा नहीं है पूछा है। तो देखिए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन पूछा है, तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन को आप लोग याद रखिएगा CAG से। किससे? CAG से। C का मतलब होता है, ठीक है, कंसिस्टेंसी, ठीक है, और A का मतलब होता है एक्यूरल और G का मतलब होता है गोइंग कंसर्न। तो ये तीनों चीज जो है आपका कंसिस्टेंस, ठीक है, क्या होता है फंडामेंटल अकाउंटिंग का एजम्पशन में, इसको याद रख लीजिएगा, इसको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग जो एजम्पशन होता है पहला होता है C यानी कंसिस्टेंस, तो यहाँ ऑप्शन बी तो ठीक है। फिर ए से क्या होता है? एक्यूरल, तो देख सकते हैं नीचे में जो है आपका एक्यूरल भी दिया हुआ है, ये भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा जी का मतलब होता है गोइंग कंसर्न, तो CAG से याद रख लीजिएगा। तो इनो तो हमने देखा ये तीनों ऑप्शन है, उसमें से पूछा है कौन सा नहीं है, नॉट पूछा है। तो नॉट क्या होगा यहाँ पे? रूढ़िवादिता जो है इसमें से नहीं होगा। ठीक है, यानी कंजर्वेटिज्म जो होगा यहाँ पे आपका यहाँ पे गलत है, रूढ़िवादिता नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे देख सकते हैं, एक व्यवसाय द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है? तो विच ऑफ फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ एडॉप्टेड बाय अ बिजनेसमैन, तो किस टाइप के जो है आपका अपनाया जाता है? तो याद रखिएगा 5 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, क्या होगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेक्ट होगा। बिजनेसमैन अपना फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जो है अपनाता है या बनाता है, जिसमें वो क्या पता करने के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए। ठीक है, अपना फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए कोई भी बिजनेस जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपनाता है, अपना फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, जिससे वो पता कर सके कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, इसको मैंने आप लोगों को पहले करा दिया था। क्या रोजाना माचा जर्नल में कितने खाने होते हैं? तो 5 खाने होते हैं। ऑप्शन नंबर C जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आप लोग नीचे करेक्ट आंसर बताइएगा कि लेजर में कितना होता है। ठीक है, देखते कितने सारे बच्चे ध्यान से सुने थे उस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते क्या पूछा है, व्यवसाय दुकान से स्वामी द्वारा लिए गए माल के लिए डेबिट होता है। द गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस शॉप आर डेबिटेड टू। तो देखिए इसका एंट्री मैंने सुबह ही बताया था आप लोगों को कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? परचेज अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट होगा। तो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट हो रहा है, ड्राइंग अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है, टू क्या हो रहा है? टू परचेज अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे डेबिट पूछ रहा है, किसको डेबिट कर रहे हैं यहाँ पे? ड्राइंग को ना, तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखिए रोकड़ है, रोकड़ कैश क्या होता है? कैश को हम देख सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं। तो कैश जो है वो क्या किस टाइप का अकाउंट में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। किस में आएगा? रियल अकाउंट में। तलपट क्या है? तलपट यानी ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है ना, तो तलपट क्या है भैया? तो तलपट जो है आपका 9 का करेक्ट आंसर होगा। लिस्ट ऑफ बैलेंस जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तलपट क्या है? लिस्ट ऑफ बैलेंस है, इसको याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर भी पूछा है, तलपट क्या है? ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड ही। तो तलपट मैंने बताया था एक क्या है? विवरण है, स्टेटमेंट होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते 11 नंबर क्या बोला है? संपत्ति जो है यहाँ पे बैलेंस ऑफ एसेट्स अकाउंट इज ऑलवेज। तो देखिए 11 का जो पूछा है बैलेंस ऑफ एसेट्स अकाउंट इज ऑलवेज, तो बैलेंस दो टाइप का होता है, एक होता है आपका डेबिट बैलेंस और एक होता है आपका क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस में क्या आएगा? बैलेंस मैंने बताया बैलेंस के टाइप का होता है,
बैलेंस आपका दो टाइप का होता है, डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस में कौन आता है, याद रखिएगा, एसेट्स, दूसरा एक्सपेंस एंड लॉसेस, तीसरा ड्राइंग, ठीक है। और क्रेडिट बैलेंस में कौन आता है, इधर एसेट्स तो इसका क्या होगा, लायबिलिटी, दूसरा क्रेडिट बैलेंस में आएगा इनकम एंड आपका प्रॉफिट, और तीसरा आएगा कैपिटल। तीसरा क्या आएगा, कैपिटल। तो यहाँ पे हमको क्या बोला है, किसका बैलेंस का बात किया, एसेट्स का। तो बैलेंस ऑफ एसेट्स किधर होता है, डेबिट तरफ। किधर होता है, डेबिट तरफ, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर पता चल गया, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो होगा, डेबिट जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेप्रिसिएशन इज, तो 12 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्या है, एक टाइप का एक्सपेंस है, क्योंकि ये एसेट्स के ऊपर लगता है, ठीक है, समय के साथ। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 13 में क्या बोला है, अस्थाई प्रतिभाग विधि में ह्रास की राशि। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पूछा है। हमने शुरू में जो आप लोगों को बनाया था उसमें आप लोगों को डिमिनिशिंग के बारे में भी बताया था। फिक्स इंस्टॉलमेंट जो मेथड होता है उसमें क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसमें क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, याद रखिएगा, स्थिर रहता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन। आगे देखिए क्या बोला है, भूमि उपयोगी जीवन काल होता है। तो भूमि का उपयोगी जीवन काल होता है क्या, तो मैंने बताया था, देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो दादाजी का जमीन है उसको आज भी आप लोग यूज कर रहे हैं। तो यानी अगर उसको बेचा ना जाए तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहता है, हमारे लिए असीमित होता है। उसका जीवन काल क्या होता है, असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुष्पपालन, बहुत सारे क्वेश्चंस कराना है, इसलिए थोड़ा हम लोग और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको भी बताने की कोशिश करेंगे। हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। डबल एंट्री सिस्टम किसके द्वारा, तो आप लोग सबसे फेमस है कौन, लुकास पेसिलियो। सबको इसका नाम जानता है, अकाउंटेंसी लिए तो इनका नाम तो सबको जानते हैं। इनके द्वारा जो बुक लिखा गया था वो नाम पूछा था आप लोगों से, आशा करता है आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। 16 नंबर पूछा है, चालू व्यापार की धारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई का अस्तित्व में होगी। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल बी एग्जिस्टेंस। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अनुसार पूछा है। तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि व्यवसाय को कभी भी जो है भविष्य में बंद नहीं करेंगे, व्यवसाय को कभी भी भविष्य में नहीं बंद करेंगे, तो अनिश्चित काल तक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पूछा है, बैंक खाता है, बैंक अकाउंट इज। तो बैंक अकाउंट क्या होता है, बैंक अकाउंट जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, ये सब किस टाइप का बैंक होता है, ठीक है। तो पंजाब ने HDFC बैंक, ये तो एक तरीका का क्या है, पर्सनल अकाउंट है, एक तरीका के क्या है, पर्सनल अकाउंट है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछा है, रोजाना माचा जर्नल लेखा उनके लिए नहीं किया जाता। नो जर्नल एंट्री इज मेड ऑफ। तो देखिए जब भी हम लोग जर्नल एंट्री बना रहे थे तो हम लोग कैश डिस्काउंट तो शो करते थे, लेकिन हम लोग क्या ट्रेड डिस्काउंट को करते थे, उसका डायरेक्ट कैलकुलेशन करके डायरेक्ट एंट्री करते थे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट बोल के कहीं भी एंट्री नहीं करते थे। तो इसका ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल जो है नहीं हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जब तलपट का योग नहीं मिलता है तो इस स्थिति में क्या करते हैं, जब ट्रायल बैलेंस जो है उसका बैलेंस नहीं मिलता तो उस स्थिति में हम लोग क्या बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट। क्या बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य लाभ में निर्मित संचय है। तो सामान्य लाभ में जो है निर्मित संचय क्या होगा, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व क्रिएटेड फॉर नॉर्मल प्रॉफिट इज। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जनरल रिजर्व जो होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप दोस्तों हम लोग चलते हैं सीधा सीधी क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं क्या पूछा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज। तो बिल्स रिसीवेबल कैसा टाइप का अकाउंट है, तो बिल्स रिसीवेबल जो है दोस्तों वो एक पर्सनल अकाउंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगर पूछता कि ये पर्सनल अकाउंट कितने टाइप का है, तो आप सभी जानते हैं पर्सनल अकाउंट 3 टाइप का होता है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट 3 टाइप का होता है, और उसमें जो है आपका रिप्रेजेंटेटिव जो पर्सनल अकाउंट होता है वो होता है आपका कौन, बिल्स रिसीवेबल। तो रिप्रेजेंटेटिव जो है पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आता है, याद रखिएगा, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। आपका फिर आपका आता है क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैपिटल, ये सब किस पे आता है, आपका आ जाएगा किस पे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पे। तो पर्सनल अकाउंट कितना टाइप का होता है नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अगर डायरेक्ट यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी दिया रहता तो आप उस पर टिक लगाते, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल किसी व्यक्ति से करेंगे, मतलब किसी व्यक्ति पर्सन को बता रहा है, इसलिए बिल्स रिसीवेबल जो होता है वो एक प्रकार का क्या है, पर्सनल अकाउंट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए पूछा गया है, एक्सेप्टर ऑफ बिल इज कॉल्ड। देखिए जिसे बिल स्वीकार किया, ठीक है, तो जिसने बिल स्वीकार किया उसको हम कहते हैं, जो एक्सेप्ट करता है उसे हम ड्रॉई कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग ड्रॉई कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जो बिल एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, तो वह स्वीकारकर्ता कहलाता है। लेकिन अगर आपसे बोला जाता है कि जिसने बिल लिखा तो उसको कहते हैं ड्रॉयर,
उसको क्या कहते हैं, ड्रॉयर। जो बिल लिखता है उसे ड्रॉयर कहते हैं। और बिल का पेमेंट जो ड्यू डेट पर मिलता है उसको कहते हैं हम लोग पेई। उसको क्या कहते हैं, पेई। यानी बिल का पेमेंट जो किया उसको हम क्या कहेंगे, पेई कहेंगे। तो यहाँ पे बिल को स्वीकार किया है तो वो स्वीकारकर्ता ड्रॉई कहलाएगा। ठीक है, इस तीनों को याद रखिएगा। 23 नंबर पूछा है विनिमय बिल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है भैया, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है एक प्रकार का ऑर्डर है। अगर कोई हमसे सामान खरीदता है और वह 2 महीना बाद आप मतलब हमसे पैसा लेगा, पेमेंट टाइम पर नहीं करे, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे नहीं, हम उनको जो है 2 महीना का टाइम दिए, अगर वो 2 महीना के अंदर नहीं दिया पैसा तो हमें उन्हें ऑर्डर देंगे कि अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपसे हमने जो है क्या किया था, बिल इशू किया था, उसके तहत हम आपसे अगर समय पे पैसा नहीं दीजिएगा तो आपसे हम ब्याज सहित पैसा वसूलेंगे। तो यानी ये क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है एक प्रकार का आदेश होता है, ऑर्डर होता है। याद रखिएगा, आप लोग ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, जो नहीं पढ़े खाली सुन के जाइएगा। आप लोग को एग्जाम में टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप लोग को जो है पास होना है। पास होने के लिए अगर 40 में से आपका 18-20 सही होता है तो भी इनफ है। ठीक है, आप लोग वीडियो को सुन के जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन सही से देखने को मिलेगा। इसके बाद क्लास 12 में अच्छे से थोड़ा पढ़ाई कीजिएगा। लेवल थोड़ा हार्ड हो चुका है, क्लास 12 का इस बार क्वेश्चन लेवल काफी हार्ड हो चुका है, इसलिए आप लोगों को डिटेल सब पढ़ना पड़ेगा। सीबीएसई के पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, आप फाकी मानने से नहीं चलेगा। विनिमय बिल के पक्षकार होते हैं, द पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 24 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ड्रॉयर भी होता है, ड्रॉय भी होता है, पे भी होता है। अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ये सभी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, नोटिंग व्यय का भुगतान बिल के धारक द्वारा किया जाता है परंतु वसूला जाता है। नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द होल्डर बट द बिल बट रिकवर्ड फ्रॉम। तो रिकवर्ड किससे किया जाता है ये पूछा गया। तो 25 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, 25 का ड्रॉई होगा। क्या होगा, ड्रॉई जो होगा स्वीकार करता होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्यापार खाता है, तो व्यापार ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है भैया वो आपका नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। कोई भी अकाउंट जो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है वो होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। कोई भी अकाउंट जो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को शो करता है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधा सीधे 27 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोग का मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया। देखिएगा इस क्वेश्चन में जो है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 20% ऑन सेल्स, किसके अनुसार, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ आपका 1,20,000। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए क्या बोला है, अगर सेल का परसेंटेज दिया है और सेल का वैल्यू मालूम नहीं है और वैल्यू जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दिया है, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लगाइएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, बाय 100 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 1,20,000। कितना दिया है, 1,20,000 है ना। ठीक है, और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट 20 है, फॉर्मूला के तहत यहाँ पे 100 माइनस क्या करेंगे 20। तो आपका कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे लिख देते हैं 1,20,000 गुने 20/80 होगा ना। तो इसको काटिए, 20 का पहाड़ा में 4 बार में और 4 का पहाड़ा में ये 30,000 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 30,000 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 30,000। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, कंडीशन मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगर कॉस्ट दिया रहता और प्रॉफिट परसेंट अगर कॉस्ट पे दिया रहता तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाते। क्या फॉर्मूला बैठाते, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स बाय ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट बैठाते। अगर नहीं दिया तो यहाँ पे आप लोगों ने जो कंडीशन दिया था उस हिसाब से हम लोगों ने ये फॉर्मूला बैठाया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। 28 नंबर पे चलते, क्या दिया गया, क्रय किए गए माल पर ढुलाई एवं भाड़ा को दिखाया जाता है। कैरेज फ्राइट ऑन गुड्स परचेज इज सोज इन। ठीक है, तो 28 जो है दोस्तों यहाँ पे 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 28 का करेक्ट आंसर होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, गुड्स को परचेज और प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंस को हम लोग किसमें दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट पे दिखाते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर देख सकते हैं,
मुझे मालूम नहीं चल पा रहा था कि आखिर इसमें कॉमर्स के स्टूडेंट मेरे चैनल पर जुड़े हैं या नहीं। अगर जुड़े रहते पहले से मालूम चलता है तो आप लोगों का कोर्स अभी तक खत्म भी हो जाता। खैर कोई बात नहीं है, जितने कॉमर्स के बच्चे हैं आप लोग जो 12 का तैयारी करना चाहते हैं नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उस हिसाब से हमें आगे कोर्स आप लोग के लिए लॉन्च कर देंगे। तो 29 नंबर जो है बोला है कि द पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट इज असेंटेंट। तो 29 में देखिए याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग जो है प्रॉफिट और लॉस यानी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बनाते हैं। और फाइनल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो 3 टाइप का अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस जो बनता है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस जो बनता है वो किस लिए बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए। और जबकि बैलेंस शीट जो बनाते हैं, बैलेंस शीट जो बनाते हैं इसे बनाकर बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो यहाँ पे आपको पता चल चुका है क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। क्लियर हो गया। 30 नंबर देख सकते क्या पूछा गया, फाइनल अकाउंट। तो 30 का फाइनल अकाउंट क्या है, तो इसमें से फाइनल अकाउंट जो है भैया आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अकाउंट और स्टेटमेंट दोनों है, ठीक है। देखिए फाइनल अकाउंट में क्या क्या होता है, अभी जस्ट हम बात किए, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, फिर आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट एक प्रकार का आपका क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। तो अकाउंट भी है और आपका स्टेटमेंट भी है, तो अकाउंट एंड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट होगा। इस चीज को समझ के जाइएगा, गड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। चलिए 31 नंबर देख सकते हैं क्या पूछा गया, प्रीपेड रेंट इज सोन इन द बैलेंस शीट। तो प्रीपेड रेंट को कहां शो करते हैं, 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। करंट एसेट्स, आर्थिक चिट्ठा में पूर्वदत्त किराया को दिखाया जाता है करंट एसेट्स की तरफ, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस यानी प्रीपेड जो रेंट है यानी प्रीपेड एक्सपेंस जो कि करंट एसेट्स होता है। कोई भी एक्सपेंस अगर एडवांस में पे होता है तो यह बैलेंस शीट के एसेट्स में शो करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं 32 पे बोला है एक व्यवसाय में इनमें से किसे लाभ या हानि नहीं दिखाया जाएगा। तो 32 का जो है याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जो है इनकम एंड एक्सपेंस को दिखाते हैं। यहाँ प्रश्न में ढूंढने के लिए बोला गया जो ना इनकम और ना ही आपका एक्सपेंस है बिजनेस का। तो ड्राइंग जो है ना ही आपका इनकम है और ना ही एक्सपेंस है, यानी ड्राइंग को जो है आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपका ड्राइंग करेक्ट आंसर होगा। इस चीज को याद रख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है ड्राइंग से रिलेटेड। 33 पूछा गया तलपट आउटस्टैंडिंग वेजेस इज सोन इन ट्रायल बैलेंस इट इज सोन इन। तो देखिए ये सीधा सीधी है, जब भी आपका देगा ना आउटस्टैंडिंग वेजेस तो याद रखिएगा इसका जो है आपका 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, बैलेंस शीट, ठीक है। क्लियर हो गया। ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग को वेजेस को शो किया है तो इसे कहां दिखाते हैं, यानी बोला गया आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है, याद रखिएगा। और इसे हम लोग कहां शो करते हैं, बैलेंस शीट में करते हैं। अगर क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग वेजेस एडजस्टमेंट में दिया रहता तो हम इसे ट्रेडिंग और बैलेंस शीट दोनों में दिखाते। अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है होता है और डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो उसे हम लोग कहां दिखाते हैं, आपका ट्रेडिंग में। लेकिन यहां जो क्वेश्चन पूछा था उसके हिसाब से यहां पे बैलेंस शीट करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या पूछा है। लेखांकन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज शुड बी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। तो ये क्या क्वालिटी होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, एक्यूरेसी भी होना चाहिए, कॉम्पिटेशन भी होना चाहिए। ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। टेली क्या है, तो टेली हम सभी जानते हैं एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे बोला गया है, 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 36 में बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर। तो क्या पर्पस होता है इसका सॉफ्टवेयर का, तो ये जो है आपका 35 हम लोगों ने कर लिया। टेली क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे 36 का जो है करेक्ट आंसर बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने सही सोचा है स्टॉक कंट्रोल जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 37 देख सकते हैं क्या बोला है, कंप्यूटरीकृत लेखांकन की समस्या है, लिमिटेशन पूछा है। तो ये 37 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या लिमिट, बाकी सब कुछ अच्छा है, खाली ये खर्चीला काफी ज्यादा है, एक्सपेंसिव है। 38 नंबर क्या बोला है, एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी 8। ऑप्शन नंबर डी का क्या होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 का ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आपका क्या करेक्ट होगा, 38 का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 8 के बराबर होता है। 39 का देख सकते क्या बोला है कि द फैक्ट विच इज रिकॉर्डेड हैज इम्प्लिक्ट मीनिंग इज कॉल्ड।
तो उसको हम क्या कहेंगे, डेटा। उसको क्या कहेंगे, डेटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अभी तक हम लोगों ने इस तरह से समझ के जो है 40 से अधिक क्वेश्चन को कर लिया, यानी कह सकते हम लोग 55-60 क्वेश्चन को कर लिया अगर हम लोगों ने डीपली थोड़ा सा पढ़ा तो। अब दोस्तों आगे हम लोग और भी कई क्वेश्चंस उसको भी फटाफट से कर लेते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 40 से 60 क्वेश्चन को कर लिया, लेकिन अब जो है दोस्तों हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलेंगे। पुष्पालन एवं लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। 1494 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देख सकते हैं। बोला गया एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, आफ्टर सेल ऑफ गुड्स 2 लाख देयर वाज अ क्लोजिंग स्टॉक 10,000। तो बचने का बात किया, तो यहां पे ना तो लेन देन का बात करें ना तो हमने किसी का सेल करने के बात किया, जो एक दूसरे के बीच का ट्रांजैक्शन का बात करें। यहां पे हमको खाली डायरेक्ट बोल दिया कि इतना जो है स्टॉक बच गया। तो ये क्या है, एक प्रकार का इवेंट है। ये क्या है, एक प्रकार का इवेंट है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं फटाफट से। अचल संपत्ति में सम्मिलित होते हैं, तो अचल संपत्ति में जो है सम्मिलित होते हैं क्या, तो यहां पे फिक्स एसेट्स के अंतर्गत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2 टाइप का एसेट्स होता है, आप जानते हैं बेसिकली, एक करंट एसेट्स और एक होता है फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स किसे कहते हैं, जिसका जो है आपको क्या करते हैं, करंट एसेट्स जो है शॉर्ट टर्म एसेट्स होता है और उसका यूज जो होता है लेस देन 1 ईयर होता है, ठीक है, वो आपका करंट एसेट्स होता है। जबकि आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है वो उसका जो लाइफ टाइम होता है मोर देन 1 ईयर होता है। जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, इसका जो यूज करते हैं हम लोग 1 साल से अधिक समय तक के लिए करते हैं। तो फर्नीचर एक बार खरीद लिए तो उसको 1 साल से अधिक समय के लिए नहीं यूज करेंगे, तो ये एक प्रकार का क्या है, आपका करंट, आपका फिक्स एसेट्स है। ये क्या है, एक प्रकार का फिक्स एसेट्स। बाकी जितना देख रहे हैं ये जो कैश हो गया, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये डेली क्या होता है, चेंजेस होते रहता है, ठीक है। तो यहां पे आपका फर्नीचर फिक्स एसेट्स है, बाकी यहां जो देखें आप वो क्या है, करंट एसेट्स के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, तो 4 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ड्राइंग। अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये एक प्रकार का क्या है, एक्सपेंस, ना ही एक्सपेंस है ना ही आपका ये प्रॉफिट में आएगा। तो ड्राइंग जो होगा आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार का खर्च या व्यय नहीं है। क्यों नहीं है भैया, तो हम जानते हैं बिकॉज ड्राइंग इज द मनी दैट इज विथड्रॉन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज इज एन एसेट्स ऑफ द कंपनी। ड्राइंग जो है व्यक्तिगत उपभोग के लिए निकाला जाता है और कंपनी के लिए जो है एक प्रकार का क्या है, संपत्ति है। दिस इज व्हाई ड्राइंग आर नॉट कंसिडर्ड बिजनेस एक्सपेंस, ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी सभी क्या है, बिजनेस एक्सपेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्या बोला है। एक व्यवसाय द्वारा लेखांकन के किस रूप को अपनाया जाता है, तो लेखांकन के किस रूप को अपनाया जाता है, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 पे बोला है स्टॉक के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, स्टॉक से रिलेटेड बोला है, कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन जो होगा 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, क्योंकि जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो वैल्यूएशन कर रहे हैं तो स्टॉक का हम यह देखते हैं कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है और जो मेरा मार्केट प्राइस है विच एवर इज लोअर, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बिजनेस एंटिटी विल बी कंटिन्यू एग्जिस्ट, तो कब तक के लिए होता है, अनिश्चित काल के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर फटाक से। क्वेश्चन नंबर 8, दोहरा लेखा जो है प्रणाली के जनक लुकास पेसिलियो कहाँ के निवासी थे, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया ना, तो ये कहाँ के निवासी थे, इटली के निवासी थे। कहाँ के, इटली के निवासी थे, इसको याद करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है, दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे का पहलू के कितने पक्ष होते हैं, तो आपका एक होता है डेबिट पक्ष और एक होता है आपका क्रेडिट पक्ष, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 पक्ष होते हैं, ठीक है, 2 एस्पेक्ट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है देख सकते हैं, अंडर द कैश बेसिस अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, ठीक है, तो कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, क्या, ऑन पेमेंट, ठीक है, भुगतान किए जाने पर। जब खर्च का पेमेंट होगा तब हम उस खर्च को रिकॉर्ड करेंगे, जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक हम थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट होगा तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है देख सकते हैं, मशीन का नकदी क्रय है, तो मशीन का नकदी क्रय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। 11 का जो है मशीन का नकदी क्रय यानी यहां कैश यानी करंट एसेट्स जा रहा है और मशीन यानी फिक्स एसेट्स क्या हो रहा आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो इससे जो है कुल संपत्ति ना तो घटा और ना ही कुल संपत्ति बढ़ा, तो यहां पे कुल संपत्ति में कुछ परिवर्तन हुआ तो नहीं हुआ,
तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुल संपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डेबिट इनमें से क्या संकेत देता है? डेबिट इंडिकेट्स, तो यहां पे आपका इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन कैपिटल, यहाँ पे सब जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ऑल ऑफ दिस जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 13 पे क्या बोला गया? इम्पर्सनल अकाउंट्स में भी क्लासिफाइड इनटू, तो देखिए अकाउंट्स में एक होता है, अकाउंट्स जब हम लोग पढ़े तो उसमें दो टाइप का आप लोगों ने पढ़ा था, एक होता है पर्सनल, एक होता है इम्पर्सनल। ठीक है, तो इम्पर्सनल को फिर दो कैटेगरी में बांटा गया है ना, किसमें? रियल में और नॉमिनल में, याद है आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा इम्पर्सनल जो है क्लासिफाइड इनटू, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इम्पर्सनल अकाउंट को और कितने कैटेगरी में बांटे हैं? रियल और नॉमिनल में, तो 2 जो होगा पार्ट्स करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रोप्राइटर्स अकाउंट इज डैश अकाउंट, तो प्रोप्राइटर अकाउंट क्या होता है? एक टाइप का आपका पर्सनल अकाउंट होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं क्या पूछा है। अ सेल ऑफ गुड्स मुन्ना फॉर कैश इज डेबिटेड टू, तो इसका एंट्री पहले कर लीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन को, जब डेबिट हो क्रेडिट पूछा जाए तो क्या एंट्री होगा इसका? कैश अकाउंट डेबिट टू, सेल कर रहे हैं ना, तो क्या होगा? सेल्स अकाउंट। तो यहां प्रश्न में बोला गया है कि क्या डेबिट किया जाएगा, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? कैश को डेबिट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पे क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? डेबिट पूछा है ना, किसको डेबिट किया जाएगा, तो किसको डेबिट किया गया? कैश को, तो ऑप्शन नंबर बी यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू, तो पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है भैया? तो पर्सनल अकाउंट में डेटर और क्रेडिटर आता है, तो दैट मीन्स यहां पे कस्टमर एंड क्या होगा? क्रेडिटर जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनरल वाला आप लोग को याद होगा क्या क्या होता है जनरल में? डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, डेट पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, फिर आपका होता है एक तरफ होता है आपका डेबिट और एक तरफ होता है आपका क्रेडिट। यानी कितना हो गया आपका? 1 2 3 4 और 5, जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, तो कितना होता कॉलम्स यहाँ पे? 5। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और लेजर में कितना होता है? 8 होता है, याद रखिएगा, आप लोगों से पूछे भी थे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट सोर्स, तो 18 का करेक्ट आंसर होगा डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट सोर्स। तो डेबिट में क्या करते हैं? उसका गोल्डन रूल तो आपको मालूम होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डेबिट में क्या करते हैं? ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस का बात करते हैं, तो ऑल एक्सपेंस जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंस जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है? इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन टैक्स शैल बी लेवाइड। ठीक है, यानी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ प्रश्न में बोला गया है 2 राज्यों के बीच पूछा है, तो 2 राज्यों के बीच पूछा है, तो आपका क्या आंसर होगा? आईजीएसटी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, और जीएसटी से जो है अभी भी किस चीज को बाहर रखा गया? पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है उसको अभी भी जो है उसको जीएसटी से बाहर रखा गया। जीएसटी कब लागू हुआ था? नीचे कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पूछा गया कि खाता बही, व्हाट इज लेजर अकाउंट, तो लेजर के बारे में जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। लेजर क्या होता है? प्रिंसिपल बुक होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल बुक। तो ऑप्शन जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगर मेमोरेंडम होता तो मेमोरेंडम बुक जो होता है जनरल, ठीक है, मेमोरेंडम बुक जो बनता है वो जनरल से पहले बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम अ जर्नल टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन द लेजर इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो 21 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? 21 देखिए 21 में सीधा बोल रहा है जनरल से लेजर जो बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। वो क्या कहलाती है? पोस्टिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 22 पे देख सकते हैं, बोला गया है रिसीव चेक इज सेंट फॉर कलेक्शन इन अ बैंक नेक्स्ट डे इज रिटन इन। तो देखिए इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पे आपका ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये भी इजी क्वेश्चन है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इज इंडिकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 23 का जो है, अगर बैंक में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो यह क्या होता है? ओवरड्राफ्ट है। तो यह क्या आंसर होगा? ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, सेल्स बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। तो सेल्स बुक यूज करते हैं रिकॉर्ड के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए फटाक से। 25 क्या बोला है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन, तो 25 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए परचेज जनरल बुक जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए क्यों होगा, उधार गुड्स खरीदेंगे तो परचेज बुक में लिखेंगे, अगर संपत्ति उधार बोलता तो जनरल प्रॉपर पे लिखते हैं। ठीक है, उधार बुक्स बोला है, उधार गुड्स खरीदेंगे तो परचेज बुक में, और संपत्ति उधार बोलता तो हम लोग जनरल प्रॉपर पे लिखते, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं क्या पूछा गया है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स, तो देखिए फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक पूछा है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझ के जाइएगा क्योंकि फेवरेबल अनफेवरेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप जानते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट दो टाइप का बनता है बुक, एक होता है आपका कैश बुक और एक होता है आपका पासबुक। कैश बुक क्या बैलेंस रखता है, कैश बुक हमेशा कैसा रखता है बैलेंस, डेबिट, और जबकि पासबुक क्या रखता है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो ये जो होता है ये फेवरेबल होता है, ये क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है। ठीक है, लेकिन यही इसका उल्टा कर दे कि जो डेबिट रखता है बैलेंस उसको क्रेडिट कर दे, और जो क्रेडिट रखता है उसको डेबिट कर दे, उसको डेबिट बैलेंस कर दे, तो इसको कहते हैं अनफेवरेबल, इसको क्या कहते हैं, अनफेवरेबल। ठीक है, यहां प्रश्न में कैश बुक का फेवरेबल पूछा है, तो आंसर क्या होगा, देखिए फेवरेबल पूछा है और वो भी किसका पूछा है, कैश बुक का, तो फेवरेबल में क्या होता है कैश बुक का, डेबिट बैलेंस होता है। अनफेवरेबल पूछता तो आपका क्रेडिट बैलेंस होता। ठीक है, यहाँ पे डेबिट करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, यहाँ पे ए करेक्ट होगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि फेवरेबल बोला है ना, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 घुमा के पूछा जा सकता है, जो वो मैं अच्छे से समझा दे रहा हूं आप लोगों को। बोला है अ पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, तो 27 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अ कस्टमर अकाउंट इन द बैंक्स बुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 पे बोला है कंपेंसेटिंग एरर्स अफेक्ट्स द एग्रीमेंट द, तो 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेदर ऑफ द टू। क्यों, कंपेंसेटिंग एरर से ट्रायल बैलेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही बैलेंस शीट में, यानी दोनों में किसी में प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपेंसेशन एरर जो होता है वो एक गलती दूसरी गलती को क्या कर देता है, एडजस्ट कर देता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर देख सकते हैं क्या पूछा गया है, वाइल पोस्टिंग 10 इज मिसिंग विच एरर इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहां प्रश्न में बोला गया है कि जर्नल बनाते समय गलती से 0 छूट गया, तो यह भूल जो होगा क्या होगा, यह किस टाइप का भूल होगा, तो यह कहलाता है भूल की अशुद्धि, एरर ऑफ ओमिशन कहलाता है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, और ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। 29 के बाद 30 पे देख सकते क्या पूछा गया है, अप्रचलन मतलब मूल्य में डैश के कारण कमी है, तो 39 का 36 सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओमिशन। यहाँ पे अप्रचलन का मतलब जो होता है मूल्य में डैश के कमी होना। ठीक है, डैश के कारण कमी होना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू इन्वेंशन होने से पुरानी चीजें क्या हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जब भी अप्रचलन होगा ना, अप्रचलन किसी चीज में हो रहा है तो किस लिए होगा, जब कोई नया चीज आ जाएगा तो जो पुरानी चीज था वो क्या हो जाएगा, उसमें आपका आउटडेटेड हो जाएगा, वो सारे चीज क्या होता है, आउटडेटेड हो जाता है। तो न्यू इन्वेंशन के कारण ही कोई चीज क्या होता है, ओमिस हो जाता है, यानी आउटडेटेड हो जाता है, याद रखिएगा, अप्रचलन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता है। मशीन पर हरास डैश तिथि से शुरू होता है, तो मशीन पर हरास कब होता है, जैसे ही हम उस चीज को उपयोग में ला देते हैं, जैसे दुकान में फ्रिज खरीद के ला दिया लेकिन उसको क्या काम पे लगाया, नहीं लगाया, तो इसलिए उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे उसको स्टार्ट कर दिया, उपयोग में ला दिया, तो उसमें क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो 31 का जो है करेक्ट आंसर होगा जब इसको उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 ब के खाते की जगह जो है अ के खाते को डेबिट करना किस प्रकार की गलती है, ए के अकाउंट के जगह बी के अकाउंट को एरर जो है वो किस टाइप का एरर कहलाएगा, तो ये जो 32 का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, गलत खाता में लिखा है, यानी गलती रूल में नहीं बोला है, यानी ए के खाते की जगह बी के खाते में लिख दिया, यानी गलत खाते में लिखा है, तो ये जो इस प्रकार का गलती जो होता है, लेखा संबंधी गलती जो होगा, कमीशन एरर जो होगा आपका कहलाएगा। इस टाइप का एरर को क्या कहते हैं, कमीशन एरर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते 33 क्या बोला गया कि सेल्स टू राम 500 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹50। ठीक है, यहां बोला है यहाँ 500 की जगह जो 50 लिख दिया गया, यानी सेल्स ठीक है, लेकिन राम का खाता को जो है 500, यानी राम का सेल्स देखिए 500 का 500 एंट्री ठीक है, लेकिन यहाँ राम के खाता को क्या कर दिए
500 की जगह हम 50 का एंट्री कर दिए, यानी कितना का इसका दिक्कत हुआ राम के अकाउंट में, 450। कितना रुपए का? राम का अकाउंट जो है 450 रुपए से प्रभावित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे राम से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स तो अपना ठीक है, सेल्स अपना 500 ठीक है, लेकिन राम अकाउंट जब डेबिट कर रहे तो वो कितना है 500, तो कितने के प्रभाव से वो प्रभावित हुआ? 450 रुपए से। तो यहाँ पे आपका 450 रुपए से प्रभावित हो रहा है, यानी किसका खाता 450 रुपए से प्रभावित हो रहा है? राम का खाता। 34 देख सकते क्या पूछा गया है कि 10,000 स्पेंड ऑन रिपेयर्स ऑफ अ मशीन विल बी ट्रीटेड एज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 34 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? इस टाइप का जो है कहलाएगा, मशीन का रिपेयरिंग जो होता है वो एक प्रकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर आगे देखिए, 35 नंबर बोला है कि यदि लागत पर 25% है, यदि लागत पर लाभ 25% है तो विक्रय मूल्य पर लाभ होगा। ठीक है, तो इफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25% ऑन नेट सेल्स विल बी। तो देखिए इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, पहले कॉस्ट दिया हुआ आपका, कॉस्ट को हम मान लेते हैं 100, कॉस्ट को क्या मान लेते हैं 100, और प्रॉफिट बोला 25%, तो प्रॉफिट अगर 25% है तो 100 का 25% कितना होगा? 25 होगा। 100 का 25% कितना होगा? आपका 25 होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100 प्लस 25 यानी कितना हो जाएगा? 125। तो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस का परसेंटेज निकालना है, तो क्या होगा? प्रॉफिट इंटू 100 बाय सेलिंग प्राइस, सेलिंग कॉस्ट होगा या सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 गुने 100 बटा 125, तो 25 5 125, और ये के बार में कट जाएगा 20 बार में, तो 20% जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर देख सकते हैं क्या पूछा गया। 36 नंबर पे एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट, तो 36 का करेक्ट आंसर होगा, बैलेंस शीट जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल सकता है। क्या बोला गया? बोला गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन समझ गया था ना आप लोगों को, बोला गया था एसेट्स और लायबिलिटी को लिखा जाता है, तो कहाँ लिखा जाता है एसेट्स और लायबिलिटी को? तो 36 का करेक्ट आंसर था बैलेंस शीट, इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्या बोला गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द फाइनल अकाउंट, तो किसको शामिल किया जाता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं फाइनल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं, तो आप और बैलेंस शीट भी बनाते हैं। ऑल ऑफ दिस जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 38 में क्या पूछा गया है? एवरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट एट, तो एवरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्स एट ट्रीटमेंट एज। 38 का जो है करेक्ट आंसर होगा, एडजस्टमेंट हमेशा के बार लिखना होता है? 2 बार। एडजस्टमेंट हमेशा कितने बार लिखना रहता है? 2 बार। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2 प्लेसेस पर। आगे देखिए क्या बोला है, यदि बोला इफ क्लोजिंग स्टॉक इज सोन इन द ट्रायल बैलेंस देन इट विल बी सोन इन। ठीक है, तो इसको कहाँ ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाएगा, तो कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में। कहाँ? बैलेंस शीट पे। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? प्रीपेड रेंट इज सोन एज, तो प्रीपेड रेंट जो है किसके रूप में सोच करते हैं? अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था करंट एसेट्स, तो क्या होगा? करंट एसेट्स जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने काफी अच्छे से इसको भी डिटेल से पढ़ लिया, यानी अगर 40 क्वेश्चन देखे लेकिन ये जो है 60-70 के बराबर होगा, यानी इस तरह से हम लोगों ने जो है 100 से अधिक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। इससे पहले भी मैंने 40 क्वेश्चन और डाला हुआ था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस हो गया। इसी टाइप का क्वेश्चन जैक की तरफ से बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन आए नहीं आए आप लोग कोशिश कीजिएगा, एक बार में दिमाग में जो आंसर आ रहा है उसी को टिक लगा के आइएगा, लेकिन छोड़ के मत आइएगा भैया। ठीक है, आपको एग्जाम में पास होना है ताकि आप जो है नेक्स्ट क्लास जा सकते हैं, क्योंकि 11 में टॉपर नहीं, इसमें आपको पास होकर नेक्स्ट क्लास जाना है, प्रमोट होकर आप लोग को जाना है। ठीक है, तो आप लोग को जो है एग्जाम में पास करना है, तो बस आप लोग को एग्जाम में सब आंसर्स को बना के आना है। ठीक है, एकदम विश्वास के साथ जाइएगा, अच्छे से एग्जाम को दीजिएगा। इसके बाद धुआंधार तैयारी हम लोग क्लास 12 में अच्छे से करेंगे, क्योंकि टफ लेवल का क्वेश्चन जो है क्लास 12 में पूछा जा रहा है डिटेल के साथ। ठीक है, इसलिए आप लोग बेफिक्र जाइए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आइएगा एकदम दिमाग को शांत करके। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आज जब कि इस तरह के वीडियोस को शूट किया जा रहा है, आशा करते हैं आप लोगों को इस तरह के वीडियोस को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, अगर थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे मालूम चल सके कि कॉमर्स के स्टूडेंट थोड़ा सा एक्टिव है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।